नमल। इस पुरतयश रेस्टोरेंट के माहौल को मध्यम जर्द बत्तियों ने पुरफुसूं और सहर अंगेज बना रखा था। उस कॉर्नर टेबल पे रखे स्टैंड पे खड़ी तीनों मोमबत्तियाँ रोशन थीं और उनके दोनों इतराफ में बैठे हारून और जवाहिरात एक दूसरे को देख रहे थे। खाना अभी तक नहीं आया था मगर जवाहिरात यहाँ खाना खाने नहीं आई थी। सिल्क की सब्ज कमीज में बालों को समेटकर चेहरे के दाएं तरफ डाले वो गहरा मेकअप और कीमती नगीने पहने हुई थी। हारून का सूट गहरा नीला था और सुरमई आंखें वो कभी जवाहिरात पे डाल लेते कभी अपने फ़ोन पे। जो तुम्हारी मुखालफत के साथ मैंने करवाया उस पे तुमने शुक्रिया नहीं कहा। मस्कारे से लदी आंखों से उसे देखती वो गिला करने लगी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं करने को कहा था। जवाहिरात के अब्रू इकट्ठे हुए, आंखों में बेचैनी झलकी। मगर मैंने तुम्हारे इंतकाम के लिए किया है ये सब। उसने तुम्हारी जब मैंने तुम्हें कहा ही नहीं तो तुम मुझे क्यों जता रही हो? तुमने जो किया अपने लिए किया। शाने उछकाकर उन्होंने गिलास से घूंट भरा। जवाहिरात पीछे होकर बैठी और सीने पे बाजू लपेटे तीखी आंखों से उन्हें देखते रही। तुम्हारा रवैया बदला बदला सा है। हारून ने गिलास रखकर संजीदा चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। तुम्हारा बेटा मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर जाता है और तुम कहती हो कि मेरा रवैया बदल गया है। जवाहिरात के तासुरात नरम पड़े। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं उसके लिए माजरत कर चुकी हूँ। मैंने हाशिम का साथ सिर्फ इसलिए दिया ताकि उसको शक न हो कि सादिक को मारने के लिए गार्ड्स को हमने भेजा था। हमने नहीं, तुमने भेजा था। मैं इन मामलों में शरीक नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए अपने बंदे पेश कर देता हूँ। उन्होंने सख्ती से उंगली उठाकर तंबीह की। अच्छा ठीक है, हो गया जो होना था। उसका अंदाज पहलाने का सा था। नरमी से उनके हाथ को दबाकर बोली, अब वो सब माजी में रह गया। क्यों ना हम अब मुस्तकबिल की बात करें। हारून ने एक गहरी नज़र उसके अंगूठियों से मुज़य्यन हाथ को देखा जो उनके हाथ पे बहुत लजाजत से रखा गया था। फिर गहरी सांस लेकर चेहरे की सलवटें ज़रा कम की। मुस्तकबिल? तुम्हारे साथ मुस्तकबिल गुजारने के लिए मुझे तुम्हारा एतमाद कमाना था जो तुम भीख में भी नहीं दिया करते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अब तक मेरा एतमाद नहीं कमाया? वो मुस्कुराकर बोली तो हारून ज़रा सा मुस्कुराए। क्या मैंने कमा लिया? जिस तरह तुमने अपने बंदे मेरे लिए पेश किए, मेरा साथ दिया इस दर्द सर जैसे मसले से निपटने के लिए, मेरे दिल में तुम्हारी कदर मज़ीद बढ़ गई है और मैं चाहती हूँ कि हम माजी की सारी तल्ख यादें भुलाकर अपने मुस्तकबिल को तामीर करें। जर्द रोशनियों से मुज़य्यन पुरफुसूं माहौल में वो आस-पास लगी महफिल से बेनियाज बेखबर आंखें उनकी आंखों पे जमाए हुए थी। मैं चाहती हूँ हारून कि मैं औरंगज़ेब के दिए सारे ज़ख्मों को अपने दिल से खुरच कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करूं। हम दोनों एक बनकर अपने एम्बिशंस के लिए जदोजहद करें। दौलत, ताकत, अपनी हर शय को इकट्ठा कर लें और मिलकर अपने तबके पे हुक्मरानी करें। उसकी आंखों में चमक थी। हारून ने दिलचस्पी से उसे देखा। और तुम्हारे बेटे? वो खुले जहन के हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें इस महीने कोई अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए ताकि हमारे हल्का अहबाब में सबको पता चल जाए कि मैं वो जोर से कह रही थी जब वो और मेरा एतमाद। उन्होंने सुकून से उसे देखकर पूछा। मलका बोलते बोलते रुकी। हारून पे जमी उसकी आंखों में अचंभा उभरा। मेरा एतमाद जवाहिरात? तुमने उसे कमाया है क्या? वो यकटिक उसे देखेगी। वो ठहर ठहर कर बोल रहे थे। जो औरत अपने महबूब बेटे से झूठ बोले, वो कैदी जिसको उसने अपनी अमान में ले रखा था, उसको मरवाने की साजिश करे, जो अपने शोहर से शादी के दौरान भी अपने एक कज़न से ताल्लुक़ कायम रखे। इनकार मत करना क्योंकि सब लोग इस किस्से से वाकिफ़ हैं। मैं इस औरत पे कैसे एतमाद कर सकता हूँ? वो बिल्कुल पत्थर हुई, बिना पलक झपके उसे देखे जा रही थी, गोया रेत का मुजस्मा हो। हाथ लगाने से ढह जाएगी। तुम्हें लगा था मैं तुम्हें अपना लूँगा? वो उसके करीब झुके और उनके कान में सरगोशी की। क्या तुम्हें वो वक्त भूल गया जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने इनकार किया था? तुम मुझे खुद इस मकान तक लाई थी जहाँ आकर मैं तुम्हें अंगूठी पेश कर सकूँ, और फिर जब मैंने किया तो तुमने मुझे धुतकार दिया। उसके कान के करीब वो धीरे धीरे कह रहे थे और वो बिल्कुल पत्थर हुई सुन रही थी। मैंने तुम्हारा साथ तुम्हारा एतमाद कमाने के लिए नहीं दिया, तुम्हें इस मकान तक लाने के लिए दिया था जहाँ तुम मुझे अंगूठी पेश करो और मैं तुम्हें धुतकार सकूं और तुम्हारा एहसान लौटा सकूं। मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे इनकार किया। तुम्हारे जैसी जहनी मरीज औरत के साथ ज़िंदगी गुजारता तो शायद मैं भी औरंगज़ेब की तरह कब्र में पड़ा होता।
तुम्हें लगा हम दोस्त हैं, मगर बेगम जवाहरात करदार, उनकी आवाज़ सरगोशी से भी हल्की थी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और बहुत जल्द बहुत दिलचस्पी से तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की बर्बादी का तमाशा देखूंगा, क्योंकि तुमने मेरी सियासी हरीफ का स्कैंडल बनवाकर अपने दुश्मन तो बना ही लिए हैं, मगर इसके अलावा भी तुम अपने ऐसे दुश्मनों से नावाकिफ़ हो जिनमें तुम्हें चित करने का टैलेंट मौजूद है। जल्द हम तमाशा देखेंगे, लेडी करदार। कहने के साथ उसके हाथ को झटक कर अपना हाथ उठाया और कोट का बटन बंद करते उठ गए। वो सफ़ेद पड़े चेहरे के साथ बेदम सी बैठी वीरान आंखों से सामने खला में देख रही थी। कैंडी में बारिश अब थम चुकी थी। रात पूरी तरह स्याह हो चुकी थी और शहर की बत्तियां जल उठी थीं, गोया दूर दूर तक टिमटिमाते सुनहरी दिए बिखरे हों। ऐसे में पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर सा बना था, जिसके बाहर चौड़ी और तवील सीढ़ियाँ बनी थीं। इबादत और सियाहत के लिए लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे थे, कुछ खड़े तस्वीर बनवा रहे थे। गर्ज हर तरफ गहमा गहमी थी। आखिरी से ऊपर सीढ़ी पे सादी बैठा था और टिश्यू से फटा हुआ जमे खून वाला होंठ दबा रहा था। फारिस चलता हुआ आया और आइस पैक और मरहम का शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। सॉरी इसके लिए, अपने होंठों की तरफ इशारा करके बताया कि वो किस चोट की बात कर रहा था। सादी ने जल कर उसे देखा और रुखाई से उसके हाथ से शॉपर लिया। हाँ, सिर्फ इसके लिए सॉरी, बाकी जो 275 चोटें लगाई उनकी तो खैर है, वो तो आपके लिए लहू गर्म रखने का बहाना है। बकवास ना करो, वो खफकी से सर झटक कर कहता उसके करीब सीढ़ी पे बैठा। साथी बड़बड़ाकर अपने होंठों पे आइस पैक रखने लगा था। गरम गरम जख्म को ठंडक मिली। उफ। और फारिस घुटनों पे बाजू रखे आगे को होकर बैठा। ऐसे में जब बोला तो आवाज़ में सख्ती कम थी। कैसे हो? साथी के जख्म पे ज़ोर से बर्फ लगी थी। अंदर तक कुछ पिघल कर जमा था, जम कर पिघला था। उसकी गर्दन की गिल्टी डूब कर उभरी। इस सवाल का जवाब बहुत तवील था और उसका जवाब बहुत मुख्तसर था। जख्मी हूँ, वो सामने देखते हुए तल्खी से बोला था। बालों को क्या किया है जो नज़र आ रहा है? कहा ना सॉरी, मुझे गुस्सा था तुम पे बहुत। सादी ने बड़बड़ाकर सर झटका। फारिस इसी तरह गर्दन मोड़कर उसे देखता रहा, सर से पाँव तक। कहाँ रह रहे हो? एक कॉफ़ी शॉप है। उसकी मालकिन का एतमाद जीता तो उसने रहने दिया मुझे। फिर नज़रों का जाविया घुमाकर फारिस को देखा। आपने कैसे ढूंढा मुझे? कैंडी का कैसे पता चला? हुनैन ने बताया था, नुसरत आपा का अकाउंट खोलते थे तुम, तो उनको ईमेल आ गई कि कैंडी से खुल रहा है अकाउंट। मेरी एक पुरानी कुलीग थी जिसके अरेस्ट वारंट की मुखबरी करने पे मुझे सज़ा मिली थी। वो एम्बेसी में होती है। उसका जानने वाला एक नमूना था। उसके पास गया मैं। उसने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर बेसूद। फिर मैंने उसे बोला कि इनामी रकम का आधा दूंगा उसे। तुम्हारा पोस्टर डार्क साइड पे हर जगह घूम रहा है। वहाँ से रकम वो देख चुका था, मगर उसे यकीन था मैंने तुम्हें ढूंढकर गोली मार देनी है। और वल्लाह दिल मेरा भी यही था। खैर, उसने सर झटका और बताने लगा। मैंने उसको कहा कि तुम्हें बाहर निकलने के लिए तुम्हारी मेहरबान तबीयत को इस्तेमाल करते हैं। सादी खफकी से कुछ बड़बड़ाया था, जो अगर फारिस के कानों तक पहुंच जाता तो उसका दूसरा होंठ भी फट जाता था। हमने केबल नेटवर्क पे खबर चलवाई। ज़रा सा काम था, जानता था तुम न्यूज़ ज़रूर देखते रहोगे। अगर नेट इस्तेमाल कर सकते हो तो न्यूज़ भी देख सकते हो। और बस तुम मैरी के बेटे को बचाने फ़ौरन आ गए। साथ ही बेरहमी से उसे देखा। घमक्कल। सादी खामोशी से बर्फ़ का पैक गाल पे रखकर दबाने लगा। फारिस ने गहरी सांस ली। पूछा तो नहीं है तुमने, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। फारिस सामने देखते हुए ज़रा नरमी से कहने लगा। तुम्हारी अम्मी ठीक है, सेहत भी ठीक है, रेस्टोरेंट जाती हैं। पहले हम एनेक्सी में रहते थे, फिर मैंने वो इस बूढ़ी जादूगरनी को बेच दी और हम तुम्हारे पुराने घर के करीबी इलाके में आ गए। तुम्हारे बड़े अब्बा पहले से ज़्यादा नहीं लगते हैं, मगर अंदर से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और जुमर सामने टहलते देखते फारिस की सुनहरी आंखों में तिरछियाँ सी उभरी। जुमर हमेशा की तरह जुमर है, मगर तुम्हारे लिए वो बहुत बहुत काम करती है। हुनैन। सदी ने इस नाम पे पहलू बदला और ज़ोर से बर्फ होंठ पे दबाई। वक्त के साथ बहुत मस्बत होती जा रही है। जुमर उसकी दोस्ती हो गई है। सैम भी अब बहन से नहीं लड़ता, दोनों अक्सर साथ आते जाते हैं। सैम के स्कूल में आप कैसे हैं? उसने संजीदगी से फारिस को देखकर बात काटी तो वो ठहर गया, मुंजमद हुआ, लाजवाब हुआ, चेहरा मोड़कर सादी पे नजरें जमाई। मैं हल्के से कंधे उचकाए। ठीक हूँ, और मैं सादी हूँ। वो जख्मी सा मुस्कुराया।
पहली बार वो मुस्कुराया। कल भी अपने घर वालों की आंखों से उनके दिल का हाल पढ़ लेता था, आज भी पढ़ सकता हूँ। मुझे क्या होना है सादी? आप भी जख्मी हैं। वो उसके चेहरे को देखता गोया पढ़कर बता रहा था, अंदर तक जख्मी है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुर्ब मुसलसल में हैं, लोगों से खफा हैं, दुखी हैं, मगर जो अहदाफ आपने ज़िंदगी में तय कर लिए हैं उनकी तरफ जाने की तकद्दुम में लगे हैं। मुझसे मिलकर आपके चेहरे पे खुशी भी है और सुकून भी, मगर कामलियत नहीं है किसी एहसास में, जैसे ये आपका सिर्फ पहला हदफ था। आप मुझे वापस ले जाना चाहते हैं और फिर अपने अगले हदफ में मसरूफ़ हो जाना चाहते हैं। अब भी आप ज़हन में लाए अमल तय कर रहे हैं, मगर ये सब करके आप अंदर से थक चुके हैं। और शायद उसने आंखें छोटी करके फारिस की आंखों को गौर से पढ़ा, शायद मायूस भी। फारिस चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके चेहरे पे कोई एहसास ना था और उसके चेहरे पे सारे एहसास थे। गर्दन की गिल्टी भी डूब कर उभरी थी, आंखों में बेबसी के साए थे और उनमें कहीं दूर टिमटिमाते दिए भी थे। वो उम्मीद और मायूसी के दरमियान कहीं मुअल्लिक था। शायद उसे खुद भी मालूम ना था कि वो कहाँ खो चुका है। साथ ही वो उसकी आंखों में आंखें डाले धीरे से बोला, एक बात मैं तुम्हें नहीं बता सका। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर में एक हादसा हुआ है। साथ ही एकदम सीधा होकर बैठा, आंखों में बेयकीनी और खौफ लिए उसने बेकरारी से पूछा, क्या हुआ है? तुम्हें अपना दिल बड़ा करके सुनना होगा। जो खबर मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तुम्हारे घर के एक फर्द ने बहुत फौश गलती कर दी है, जिसका खमियाजा उसे सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या हुआ है? वो तेज़ी से बोला। दिल लरस रहा था। हुनैन, फारिस ने हमदर्दी से उसे देखते धीरे से कहा, सदाकत ने शादी कर ली है, वो भी एक हसीना से। एक लम्हे को सादी बिल्कुल साकित सा उसे देखे गया और फिर वो हंस पड़ा, दिल खोलकर, गर्दन पीछे फेंक कर वो हंसता जा रहा था। फारिस भी सर झुकाए हंसने लगा था। इर्द गिर्द गुजरते लोगों ने मुड़ मुड़ कर इन दोनों को देखा था, जो दोनों बारिश के बायस अभी तक गीले कपड़ों में बैठे थे। कपड़ों पे कीचड़ भी लगा था और फिर वो हंसते जा रहे थे। दफातन फारिस का फ़ोन बजा तो उसने निकाल कर देखा, फिर मैसेज पढ़कर वापस जेब में डाल दिया। कौन है? उसी नमूने का मैसेज था। अवतार का नंबर देकर उसे कहा था कि उसकी लोकेशन पता करो। वो कह रहा है कि नंबर अभी तक ऑन नहीं हुआ, वो अपने पैसे मांग रहा है। तो पैसे देंगे आप? सादी ने हैरत से पूछा। मेरे बाप की फैक्ट्रियाँ लगी हैं जो मैं पैसे दूंगा, वो बिगड़ कर बोला। सादी मुस्कुरा दिया। तो उसे क्या कहा? यही कि नहीं देता, बेशक पुलिस के पास चले जाओ। और वो दोनों हाथ पे हाथ मारकर हंस दिए। फिर फारिस उठ खड़ा हुआ। चलो आओ सादी, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। उसका कंधा थपक कर वो बोला था। उफ, उसी जगह जहाँ ठोकर मारी थी। बहुत शुक्रिया, जो पहले खिलाया था उससे मेरा पेट भर चुका है, वो जलकर कहता उठ खड़ा हुआ। फारिस ने हंसकर सर झटका और सीने उतरने लगा। और ये अवतार का क्या किस्सा है? पहले उसके ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाते रहे, अब उसको ढूंढ रहे हैं। वो कर क्या रही है आपके साथ? मशकूक नज़रों से उसे देखा तो वो उसके साथ सीने उतर रहा था। ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब ना करो ऐसे मुझे देखकर। भतीजे तुम उसी के हो ना आखिर? वो दोनों अब दूर जा रहे थे और उनकी आवाज़ें मद्धम होती जा रही थीं। सुबह अपने साथ ढेरों सर्द हवाएं लिए नमूदार हुई थी। धुंध बढ़ गई थी, सूरज छुप गया था। सब पेड़ों से ढके बंगले की खिड़की से अंदर झांको तो एक सिंगल बेड रखा था। उस पे गुलाबी बेड कवर बिछा रखा था और हुनैन अकड़ू बैठी, सर पे दुपट्टा लिए, फ़ोन कान से लगाए सुना रही थी। वेल कुल्ले हमज़ातिन लुमज़ात। रुक कर सोचा, आंखें मीच कर। अल्लज़ी जमा माला व ददाऊ। दूसरी तरफ मेमुना ने नरमी से बताया, ये तुम्हारी कल भी गलती हुई थी है ना? हालांकि जब मैंने याद किया था तब ठीक याद किया था। वो रूहांजी हुई। एक तो कुछ दिन से उसकी गर्दन मुसलसल मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पे चेहरा झुकाने के बायस शदीद दर्द करने लगी थी। जैतून के तेल की मालिश, पट्ठों की सूजन कम करने वाली क्रीम और गर्दन की एक्सरसाइज सब करके देख लिया, मगर फ़र्क न दार्द। अम्मी की एक कज़न डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि गर्दन में कॉलर पहना करो, वो गर्दन को कम झुकाया करो। ये हिफ्ज़ से पहले की बात है। अब हिफ्ज़ शुरू करने के बाद गर्दन मज़ीद झुकानी पड़ती, कुरान पढ़ते वक्त, यानी गर्दन के पट्टे अब मज़ीद ख़राब हो गए। मगर उसके साथ साथ उसने महसूस किया था कि बिला मुबालगा हर रोज़ उसे कोई छोटी मोटी चोट लग जाती थी। कभी वो बेड के किनारे से टकरा गई, कभी पाँव रपट गया और घुटना छिला गया।
کبھی بخار، کبھی آدھے سر کا درد، اف وہ کہاں جائے۔ ادھر میمونہ کہہ رہی تھی، جو بھی حفظ کرنا ہو پہلے اسے دیکھ کر 10 دفعہ پڑھا کرو، ہر آیت یاد کرنے کے بعد اسے پچھلی تمام آیات سے ملا کر دہراؤ، اور سنو، قرآن نیچے رکھ کر گردن جھکا کر نہ یاد کیا کرو۔ انسانی دماغ وہ الفاظ نہیں صحیح سے حفظ کر پاتا جن کے لیے گردن جھکائی جائے، صرف وہی یاد کرے گا جو اس کو آئی لیول پہ نظر آئیں، یعنی قرآن ہو یا کورس کی کتاب کا رٹا لگانا ہو، کتاب کو اٹھا کر چہرے کے برابر لا کر یاد کرے۔